नमस्कार, बेसिक्स फॉर आर्किटेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। अब तक हमने द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 की हिस्ट्री और उसका स्ट्रक्चर समझा है। इसका मतलब है कि अब हम तैयार हैं एक्ट समझने के लिए। हमने पूरी कोशिश की है कि एक्ट के कंटेंट को समझाने के लिए बहुत ही सिंपल और इजी वर्ड्स यूज करें। तो चलिए अब एक्ट के कंटेंट को समझने की शुरुआत करते हैं। हर एक्ट के सबसे पहले एक तो सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव चैप्टर के पहले और टाइटल के बाद लिखा जाता है। हर एक्ट का एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक्ट के सेक्शंस यानी कि उसके क्लॉजेस उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूरे एक्ट को गाइड करता है। ऑब्जेक्टिव का एक महत्व यह भी होता है कि अगर कभी एक्ट को अमेंड करने की जरूरत होती है तो चेक किया जाता है कि वह अमेंडमेंट ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट तो नहीं है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले को एक क्लियर आइडिया देता है कि आगे के चैप्टर में क्या लिखा है। इसलिए मेरा यह मानना है कि ऑब्जेक्टिव पूरे एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारे एक्ट द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972 के ऑब्जेक्टिव में लिखा है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। इसका मतलब है कि हमारा एक्ट केवल एक पर्पस के लिए है, किसी पर्सन को आर्किटेक्ट जैसा रजिस्टर करने के लिए। मतलब कि यह एक्ट किसी क्वालिफाइड पर्सन को ही आर्किटेक्ट का टाइटल यूज करने की परमिशन देता है और उस टाइटल को प्रोटेक्शन देता है। आम पर्सन जिसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई नहीं की है वह इस टाइटल को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकता। आपको यह ध्यान रखना है कि 5 साल की आर्किटेक्चर की पढ़ाई के बाद आप अपने नाम के साथ आर्किटेक्ट शब्द तभी जोड़ सकते हैं जब आप अपने आप को आर्किटेक्ट जैसे रजिस्टर करवा लें। और जो शब्द लिखे हैं मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, इनको लिखने का मतलब यह है कि ऐसे सेक्शंस बनाए जा सकते हैं जो यह ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्पफुल होंगे। इन शब्दों के आधार पर लिखा गया कि एक काउंसिल बनाई जाएगी जो इस रजिस्टर को मेंटेन करेगी, और यह लिखा गया कि उस काउंसिल में कौन कौन होगा, उस काउंसिल में कौन से ऑफिस होंगे और क्या डेजिग्नेशन हो सकती है, और उस काउंसिल की क्या पावर हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक्ट का पहला चैप्टर का टाइटल है प्रिलिमिनरी। यह एक छोटा सा चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव के बाद मेरी ओपिनियन में यह एक्ट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह चैप्टर अपने एक्ट को एक नाम देता है और नाम दिया गया द आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972, और यह बताता है कि यह एक्ट किस डेट से लागू होगा और यह भी बताता है कि यह कहां कहां लागू होगा। इसके बाद यह चैप्टर डेफिनेशंस देता है। एक डेफिनेशन जो इसमें हम आर्किटेक्ट्स को इफेक्ट करती है और वह है डेफिनेशन ऑफ आर्किटेक्ट। डेफिनेशन है अ पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर। मतलब आर्किटेक्ट वह पर्सन है जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है। जो शब्द फॉर द टाइम बीइंग लिखे हैं उनका मतलब है कि जब तक वह काउंसिल को कॉन्फिडेंस है उस पर्सन पर, तब तक उसका नाम काउंसिल के रजिस्टर पर रहेगा, और काउंसिल को पावर दी है कि वह किसी का नाम रजिस्टर से निकाल सकती है। चैप्टर 2 का नाम है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। इस चैप्टर में काउंसिल का गठन करने की बात लिखी हुई है। हमें जानना जरूरी है कि काउंसिल की क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी सोसाइटी को। इसके साथ यह जानना जरूरी है कि रेगुलेटिंग द प्रोफेशन का क्या मतलब होता है।
इन कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। किसी भी सोसाइटी में कुछ रोल्स होते हैं जिनके लिए लोगों को स्पेशल एजुकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनको सोसाइटी परमिशन देती है वह काम करने के लिए। जैसे कि डॉक्टर के पेशे के लिए केवल डॉक्टरी पढ़ाई करने वालों को परमिशन दी जाती है और वकालत के पेशे के लिए केवल उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाती है जिन्हें वकालत का ज्ञान है और उन्होंने वकीलों वाली पढ़ाई की हो। मतलब किसी भी समाज में या सोसाइटी में आम नागरिक को अनक्वालिफाइड लोगों से बचाने के लिए हर पेशे को रेगुलेट किया जाता है। रेगुलेट करने का उद्देश्य होता है कि केवल क्वालिफाइड लोग ही कुछ महत्वपूर्ण काम कर सके जिनसे सोसाइटी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। और रेगुलेट करने का काम सरकार किसी प्रोफेशनल बॉडी को ही दे सकती है, वह लोग जो ज्ञानी हैं और जिन्हें इस पेशे की समझ होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक्ट ने रेगुलेशन का काम एक काउंसिल को दिया जिसे आज हम काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। इस चैप्टर में सेक्शंस हैं। सेक्शंस मतलब क्लॉजेस, जैसे कि सीओए के गठन के लिए निर्देश, सीओए के ऑफिसर्स, उसके ऑफिसर्स और उसकी कमेटी के गठन के लिए निर्देश, सीओए को कैसे फंक्शन करना है और कुछ उससे कनेक्टेड सेक्शंस का प्रोविजन है। इससे रिलेटेड प्रोविजंस की चर्चा हम अगले किसी वीडियो में करेंगे। तीसरे चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स। इस चैप्टर में पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दिया कि जैसे ही यह एक्ट बन जाए आपको एक रजिस्टर प्रिपेयर करना है जिसमें नाम लिखे जाएंगे आर्किटेक्ट्स इन इंडिया और उस रजिस्टर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर इसमें लिखा है कि क्वालिफिकेशंस ऑफ पर्सन्स जिनका नाम रजिस्टर में लिखा जा सकता है वह एक लिस्ट में लिखा जाएगा जिसे नाम दिया जाएगा शेड्यूल। यह एक्ट के एंड में रखा जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और सेक्शंस हैं दैट आर कनेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स। कुल मिलाकर इस चैप्टर में 13 सेक्शंस हैं जिनका नंबर 23 to 35 तक है। चैप्टर 4 इस एक्ट का आखिरी चैप्टर है। इसमें 10 सेक्शंस हैं जिनका नंबर 36 से 45 तक है। इस चैप्टर में एक्ट का सबसे डिबेटेबल सेक्शन 37 है। सेक्शन 37 मोस्ट ऑफ द कोर्ट केसेस जो हुए हैं वो इसी सेक्शन के इंटरप्रिटेशन को लेकर हुए हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर पे चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए जान लीजिए कि क्लॉज 37 इज सोर्स ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। दैट्स इट। अब केवल शेड्यूल बचता है। हमारे एक्ट का आखिरी भाग शेड्यूल है। इस पार्ट में क्वालिफिकेशंस की लिस्ट है। यह वह क्वालिफिकेशंस हैं जो किसी पर्सन को एलिजिबल करती हैं। इस लिस्ट में नाम लिखे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के, जहां से आप पढ़ाई करने के बाद एलिजिबल कंसिडर हो जाते हैं। इस लिस्ट में केवल इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नाम हैं। ध्यान रखें, फॉरेन क्वालिफिकेशंस शेड्यूल में नहीं लिखी हैं। एक्ट का सेक्शन 15 बोलता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालकर पब्लिश कर सकती है। इस शेड्यूल के साथ हमारा एक्ट का टेक्स्ट यहीं खत्म होता है। एक्ट के कंटेंट जानने के बाद समझने की बात यह है कि यह एक्ट केवल टाइटल को प्रोटेक्ट करता है, पर यह किसी नॉन आर्किटेक्ट के ऊपर आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस की कोई रोक नहीं लगाता है। ना ही वह यह बताता है कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज क्या होती हैं। बहुत लोग इस एक्ट को अनफिनिश्ड एजेंडा कहते हैं क्योंकि यह एक्ट बनाया गया है आर्किटेक्ट्स को एक आइडेंटिटी देने के लिए, और इस एक्ट ने आइडेंटिटी दी है, पर यह एक्ट प्रोफेशन को रेगुलेट नहीं करता है। कोई भी पर्सन आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर सकता है। So friends, thank you for watching the video and I hope it was informative and very useful.
आप इस एक्ट की हिस्ट्री, पार्लियामेंट्री डिबेट्स और बहुत कुछ जान सकते हैं इस वेबसाइट पर, IAA नॉर्दर्न चैप्टर की वेबसाइट पर। आगे की वीडियो में हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे हमें एंकरेजमेंट मिलता है। और अगर किसी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। सो स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।